अरे बच्चों, स्वागत है आप लोग का हमारे चैनल एच एजुकेशन जून में। बच्चों, आज हम देखेंगे कक्षा 12वीं फिजिक्स के आपके हर साल बोर्ड परीक्षा में जो आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, यानी कि बार बार जो प्रीवियस ईयर में रिपीटेड रहे हैं। उससे पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को जो है लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। जो 6 मार्च का आपका फिजिक्स का पेपर होगा वहाँ पर आपको ये प्रश्न देखने को इनमें से जरूर मिलेंगे, क्योंकि ये वही सभी प्रश्न हैं जो आपके बार बार जो है बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। और जब तक 6 मार्च का आपका पेपर होगा तब तक हम आपको 4 से 5 ऐसी क्लासेस करा देंगे, लगभग 30 से 40 मिनट की रहेगी और सभी प्रश्न इसमें बताए जाएंगे जो आपके इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो आप लोग जो है चारों पांचों वीडियो एकदम ध्यानपूर्वक देखिएगा जो जो आपको कराई जाएंगी इससे रिलेटेड। जैसे पहला प्रश्न है, स्वप्रेरण का अर्थ समझाइए तथा स्वप्रेरण गुणांक का बीमित सूत्र लिखिए। और देख सकते हैं आप प्यारे बच्चों, कई साल आपका बोर्ड एग्जाम में जो है पूछा गया है कि स्वप्रेरण का जो है अर्थ समझाइए तथा स्वप्रेरण गुणांक का बीमित सूत्र लिखिए। तो लिखेंगे आप स्वप्रेरण में किसी कुंडली से संबंध चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होने पर उसी कुंडली में प्रेरित वैद्युत वाहक बल तथा प्रेरित धारा उत्पन्न होने की घटना को स्वप्रेरण कहते हैं। यानी कि प्यारे बच्चों, आपका क्या होता है, किसी कुंडली में जो है आपका संबंध चुंबकीय फ्लक्स के मान में जो है परिवर्तन होने पर उसी कुंडली में जो आपका प्रेरित विद्युत वाहक बल होता है तथा प्रेरित धारा उत्पन्न होने की घटना को ही आपका स्वप्रेरण कहते हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। अब देखेंगे इसका स्वप्रेरण गुणांक का विमित सूत्र। तो आपका स्वप्रेरण गुणांक का विमित सूत्र क्या होता है, यम के पावर 1, यल के पावर 2, टी के पावर -2 और ए के पावर -2। तो ये हो जाएगा इसका विमित सूत्र। अब अगला प्रश्न देखेंगे और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका दूसरा वाला भी प्यारे बच्चों, और आपका जो है बार बार ये भी बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है कि फैराडे के वैद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी नियम बताइए। यानी कि फैराडे का जो आपका वैद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम है उसको बताने के लिए बोल रहा है। और आप देख सकते हैं आपका कितना लगातार ये बार बार पूछा गया है। 15 में पूछा है, 17 में, 18, 19, 20, 22, 23, 24। यानी कि लगातार जो है आपका प्रीवियस ईयर में पूछा गया और इस बार 20 के आने की जो है ज़्यादा चांसेस है। तो फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी आपके दो नियम है। तो आप पहले हेडिंग डालेंगे फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम और लिखेंगे फैराडे ने वैद्युत चुंबकीय प्रेरण के निम्नलिखित दो नियम दिए हैं। जैसे पहले नियम को आपका प्रथम नियम ही कहते हैं और देखते हैं आपका क्या होता है प्रथम नियम। तो जब किसी परिपथ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो उसमें एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। यदि परिपथ बंद है तो उसमें प्रेरित धारा बहने लगती है। यह धारा केवल तभी तक बहती है जब तक कि चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता रहता है। यानी कि प्यारे बच्चों, आपका क्या होता है प्रथम नियम कि जब किसी परिपथ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो उसमें आपका क्या होता है, एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। यदि परिपथ आपका बंद रहता है प्यारे बच्चों तो उसमें प्रेरित धारा बहने लगती है। यानी कि अगर आपका परिपथ जो है बंद रहता है तो उसमें आपका प्रेरित धारा जो रहती है वो बहने लगती है। और यह धारा केवल तभी तक बहती है जब तक कि चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता रहता है। और वो जो प्रेरित धारा आती है आपका, वो तभी तक ही बहती है जब तक उसमें चुंबकीय फ्लक्स में क्या होता रहता है, परिवर्तन होता रहता है। तो ये हो जाएगा आपका फैराडे का प्रथम नियम। अब देखेंगे दूसरा नियम। तो आपका है प्रेरित विद्युत वाहक बल चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन की ऋणात्मक दर के बराबर है। यानी कि प्यारे बच्चों, आपका चुंबकीय आपका माफ करिए प्रेरित विद्युत वाहक बल जो होता है वो आपका चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन की ऋणात्मक दर के बराबर होता है। यही आपका होता है फैराडे का द्वितीय नियम। अब देखेंगे आपका तीसरा वाला प्रश्न। और प्यारे बच्चों, इसमें आपको हर प्रकार के प्रश्न बताए जाएंगे। अभी आपको अति लघुत्तरी बताए जा रहे हैं इस सेट में जो आप आपको कराएंगे 4 से 5 सेट उसमें। तो इसमें हर प्रकार के क्वेश्चन आपको बताए जाएंगे, दीर्घोत्तरी भी होंगे। तो तीसरा प्रश्न देखेंगे, किसी प्रकाशिक माध्यम की वर्ण विक्षेपण क्षमता का सूत्र लिखिए। और आपका 1 नंबर का ये पूछता है कि किसी प्रकाशिक माध्यम की वर्ण विक्षेपण क्षमता का सूत्र लिखिए। तो आप लिखेंगे कैसे, W बराबर एन बी माइनस एन आर बटे में एन आई माइनस 1। ये होता है आपका वर्ण विक्षेपण क्षमता और यही आपका सूत्र होता है कि W बराबर एन बी माइनस एन आर बटे में एन आई माइनस 1, जहाँ एन बी आपका बैगनी रंग के प्रकाश का अपवर्तनांक होता है और एन आर जो होता है आपका लाल रंग के प्रकाश का अपवर्तनांक होता है और एन वाई जो होता है आपका पीले रंग के प्रकाश का अपवर्तनांक होता है। अब देखेंगे आपका अगला वाला। तो दिया है गॉस की प्रमेय क्या है। यानी कि गॉस की प्रमेय क्या है ऐसे पूछेगा, या फिर आपको ऐसे देखिए स्थिर वैद्युति में गॉस की प्रमेय का उल्लेख कीजिए। दोनों प्रकार से देखा आपका एक ही क्वेश्चन है। आप इसी प्रकार से लिखेंगे कि गॉस के नियम के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स यानी फाई ई उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश Q का 1/ε0 गुना होता है। यानी कि गॉस के नियम के अनुसार प्यारे बच्चों, आपका किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई
उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश Q का 1/ε0 गुना होता है। तो आपका ये सूत्र हो जाएगा फाई ई बराबर Q बटे में ε0, जहाँ ε0 आपका निर्वात या वायु की विद्युतशीलता होती है। उम्मीद करते हैं आप लोग जो है इसे समझ गए होंगे। आपको 4-5 ऐसे डेरिवेशन वाले क्वेश्चन हैं जो बार बार बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, उनको एक ही क्लास में करा देंगे। 6 से 7 डेरिवेशन वाले हैं जो कि बार बार प्रीवियस ईयर में पूछे जाते हैं, और कुछ नियम भी हैं, उनको भी आपको अभी एक बार कराया जाएगा एक क्लासेस में। हमने कहा था 5 से 6 क्लासेस आपको कराएंगे बढ़िया बढ़िया, जो कि आपके बार बार बोर्ड एग्जाम में पूछे वाले जाने वाले क्वेश्चन है। अगला है आपका 10वां, माफ करिए नंबरिंग पर आप लोग ध्यान मत लीजिएगा। वैद्युत विभव की परिभाषा दी है तथा इसकी बीमा लिखी, यानी वैद्युत विभव की जो परिभाषा है उसको देने के लिए बोल रहा है तथा इसकी क्या करने के लिए आपको बीमा लिखने के लिए बोलेगा। और ये भी जो है आपका प्यारे बच्चों इंपॉर्टेंट प्रश्न है और बार बार पूछा जाता है कि वैद्युत विभव की परिभाषा दीजिए तथा इसकी बीमा लिखिए। तो आप लोग लिखेंगे कैसे कि वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर वैद्युत विभव किसी धन परीक्षण आवेश को अनंत से उस बिंदु तक लाने में किए गए कार्य तथा धन परीक्षण आवेश की मान की निष्पत्ति के बराबर होता है। यानी कि प्यारे बच्चों आपका वैद्युत क्षेत्र में जो है किसी बिंदु पर वैद्युत विभव को अनंत, किसी धन परीक्षण आवेश को अनंत से उस बिंदु तक लाने में जो किया गया कार्य रहता है वही जो रहता है आपका वैद्युत विभव होता है। यानी कि V बराबर आपका W बटे में Q नॉट होता है। यानी कि V जहाँ आपका वैद्युत विभव होता है, W आपका कार्य होता है और Q नॉट आपका धन परीक्षण आवेश होता है। और इसका मात्रक आपका क्या हो जाएगा वैद्युत विभव का, वोल्ट हो जाएगा। और इसकी बीमा क्या हो जाएगी, यम L के पावर 2 T के पावर -3 और A के पावर -1। उम्मीद करते हैं आपको ये भी प्रश्न जो एकदम बढ़िया समझ में आ गया होगा। अब अगला प्रश्न है कि किसी संधारित्र की प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ भरने पर इसकी धारिता पर क्या प्रभाव पड़ता है। यानी कि किसी संधारित्र की प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ भरने पर इसकी सांद्रता, माफ करिए, इसकी धारिता पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा है। और ये जो है आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये जो है आप लोग ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं क्योंकि थोड़ा सा इंटरेस्टिंग टाइप का क्वेश्चन नहीं है, थोड़ा सा घुमा के पूछता है कि किसी संधारित्र की प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ भरने पर इसकी धारिता पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो आइए देखते हैं कि संधारित्र की प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ रखने से इसके अंदर प्लेटों के बीच उपस्थित वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में एक आंतरिक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है जो इसकी सतह पर प्लेटों के विपरीत आवेश के प्रेरित होने से उत्पन्न होता है। इस कारण प्लेटों के बीच विभवांतर घट जाता है जिसके परिणाम स्वरूप धारिता बढ़ जाती है। यानी कि प्यारे बच्चों आपका होता क्या है कि संधारित्र की जो प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ रखने से क्या होता है, इसके अंदर प्लेटों के बीच उपस्थित वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में एक आंतरिक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है जो इसकी सतह पर क्या होता है, प्लेटों के विपरीत आवेश के प्रेरित होने से उत्पन्न होता है। इस कारण प्लेटों के बीच जो है विभवांतर घट जाता है जिसके परिणाम स्वरूप धारिता बढ़ जाती है। यानी इससे आपका सिद्ध ये निकलता है निष्कर्ष C इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/V। तो उम्मीद करते हैं आपको ये भी जो क्वेश्चन एकदम बढ़िया समझ में आया होगा। अगला आपका दीर्घ उत्तरी प्रश्न और डेरिवेशन वाला प्रश्न। हमने आपको कहा था इसमें आपको हर प्रकार के प्रश्न देखने को मिलेंगे। जैसे आपको पूछेगा वृत्ताकार धारावाही लूप के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र प्राप्त कीजिए। यानी कि कोई वृत्ताकार धारावाही लूप रहेगा उसके केंद्र पर आपको क्या प्राप्त करना रहेगा, चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र प्राप्त करना रहेगा। तो आप इसको लिखेंगे कैसे, पहले डेरिवेशन करने से पहले कुछ उसमें लिखना रहता है। तो आप लिखेंगे कैसे जब आपको ये क्वेश्चन देगा, और वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है प्यारे बच्चों आपका, और बार बार जो है ये भी बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो लिखेंगे आप, माना कि एक तार को मोड़कर 8 मीटर की त्रिज्या की वृत्ताकार कुंडली बनाई जाती है। यानी कि एक तार है आपका, इसको मोड़ करके 8 मीटर की, जो आपकी इसकी त्रिज्या कितनी है 8 मीटर, माना कुंडली में आई एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही है। मान लीजिए आपका इस कुंडली में जो है आई एम्पियर धारा जो है प्रवाहित हो रही है। इसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। यानी कि इसका जो केंद्र है यहीं पर हमें क्या ज्ञात करना है, चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। इसके लिए डीएल लंबाई के अल्पांश ए बी की कल्पना करते हैं। यानी कि इसके लिए हम जो डीएल ये लंबाई है ए बी, इसकी क्या हम अल्पांश जो है इसकी क्या हम करते हैं, कल्पना करते हैं। बायो-सेवर्ट के नियम के अनुसार डीएल अल्पांश के कारण केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, यानी बायो-सेवर्ट का नियम यूज करते हैं। बायो-सेवर्ट का नियम मैंने आपको बार बार बताया है, फिर से एक बार बता देंगे क्लास करा करके कि डी बराबर आपका क्या हो जाएगा, म्यू नॉट बटे में 4 पाई आई डी एल साइन थीटा बटे में आर स्क्वायर। यानी बायो-सेवर्ट के नियम का उपयोग करेंगे तो आपका ये मिलेगा। उसके बाद डी बराबर आपका क्या हो जाएगा, म्यू नॉट बटे में 4 पाई आई डी एल साइन थीटा बराबर आपका यहाँ पर 90 डिग्री मान लेंगे तो आपका जो है साइन 90 डिग्री बटे में आर स्क्वायर, और 90 डिग्री का मान आपका साइन 1 होता है। तो डी बराबर आपका क्या बतेगा, म्यू नॉट बटे में 4 पाई आई डी एल बटे में आर स्क्वायर।
अब देखेंगे आपका केंद्र O पर संपूर्ण कुंडली के कारण चुंबकीय क्षेत्र, यानी केंद्र O पर जो है आपका संपूर्ण जो पूरी आपकी कुंडली है उसके कारण चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, बी बराबर समाकलन dl बराबर समाकलन म्यू नॉट बटे में 4 पाई इंटू आई dl बटे में आर स्क्वायर। अब जो इसका समाकलन करेंगे तो आपका म्यू नॉट आई हो जाएगा बटे में 4 पाई आर स्क्वायर और समाकलन dl, जहां आपका dl क्या है, समाकलन dl कुंडली की परिधि बराबर 2 पाई आर, एक फेरे वाले कुंडली के लिए आपका क्या हो जाएगा, b बराबर म्यू नॉट आई बटे में 4 पाई आर स्क्वायर गुणे 2 पाई आर। तो यहाँ से 2 पाई आर से आपका 2 पाई आर कट जाएगा तो बचेगा म्यू नॉट आई बटे में 2 आर। यदि कुंडली में फेरों की संख्या जब n रहेगी तो चुंबकीय क्षेत्र b बराबर आपका क्या हो जाएगा, म्यू नॉट एन आई बटे में 2 आर। तो यही जो है आपका सूत्र है, वृत्ताकार धारावाही लूप के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र जो है आपको प्राप्त करना था। यदि कुंडली में धारा वामावर्त है तो चुंबकीय क्षेत्र बी की दिशा कुंडली के तल के लंबवत ऊपर की ओर होगी। यदि कुंडली में धारा दक्षिणावर्त है तो चुंबकीय क्षेत्र बी की दिशा कुंडली के तल के लंबवत नीचे की ओर होगी। तो उम्मीद करते हैं आपको ये भी क्वेश्चन जो है एकदम बढ़िया से समझ में आ गया होगा। अब आगे देखते हैं अपने अगले प्रश्नों को। तो आप लोग जो है प्यारे बच्चों एकदम क्लास को पूरा एंड तक वॉच करिएगा, क्योंकि हमने आपको पहले ही कहा था क्लास शुरुआत होने से कि जो हम 4 से 5 आपको क्लास ऐसी ऐसी कराएंगे और पेपर वाले जो सेट कराएंगे वो सभी जो है आपके इंपॉर्टेंट होंगे। और आपके बोर्ड एग्जाम में आपको जो 6 मार्च का फिजिक्स का पेपर होगा वहाँ पर ये सभी क्वेश्चन आपको यहाँ से जरूर देखने को मिलेंगे। जैसे अगला प्रश्न है, अणुचुंबकी तथा प्रतिचुंबकी पदार्थ के परमाणुओं में क्या अंतर है। यानी कि अणुचुंबकी पदार्थ तथा प्रतिचुंबकी जो पदार्थ होता है प्यारे बच्चों उनके परमाणुओं में आपका क्या अंतर है। तो देखेंगे आप अणुचुंबकी पदार्थ के परमाणुओं में स्थायी चुंबकीय आघूर्ण होता है। यानी कि प्यारे बच्चों का अणुचुंबकी जो पदार्थ होते हैं उनके परमाणुओं में आपका स्थायी चुंबकीय आघूर्ण होता है, जबकि प्रतिचुंबकी पदार्थ के परमाणुओं का कुल चुंबकीय आघूर्ण शून्य होता है। जबकि आपका जो प्रतिचुंबकी पदार्थ होते हैं प्यारे बच्चों उनके परमाणुओं का कुल चुंबकीय आघूर्ण जो होता है आपका शून्य होता है। तो यही जो होता है आपका अणुचुंबकी तथा प्रतिचुंबकी पदार्थ के परमाणुओं में अंतर। अब देखेंगे अगला वाला प्रश्न। तो दिया है एक 20 ओम प्रतिरोध वाला धारामापी 0.005 एम्पियर धारा को पूरे पैमाने पर विक्षेप देता है। इसे 1 एम्पियर तक धारा मापने वाले अमीटर में किस प्रकार बदलेंगे, इस परिवर्तित अमीटर का प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। यानी कि आपको जो है ऐसा न्यूमेरिकल आपके बोर्ड एग्जाम में देता है और आप लोग क्या करते हैं छोड़ करके आ जाते हैं। तो आप लोग आज आपको बताएंगे कैसे आप हल करेंगे। बस 2 दिन आपके पास बचा है, आप लोग जो है इस न्यूमेरिकल को एकदम आसानी से सीख जाएंगे और आपका 6 मार्क्स के पेपर में पूछेगा तो आप आसानी से कर देंगे। जैसे आप लिखेंगे पहले जब भी न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे लिखेंगे दिया है आई जी बराबर 0.05 एम्पियर, जी बराबर आपका 20 ओम तथा आई बराबर आपका 1 एम्पियर दिया है। तो फॉर्मूला आपका क्या होता है, यस बराबर यानी प्रतिरोध अमीटर का प्रतिरोध यस बराबर आई जी बटे में आई माइनस आई जी गुणे जी होता है आपका। तो यस बराबर आपका क्या हो जाएगा 0.05 और 1 माइनस 0.05 गुणे आपका जी का मान 20 था। तो जब इसको आप हल करेंगे तो आपका जो आंसर आएगा 0.1005 ओम, यानी कि जो आपका अमीटर का प्रतिरोध होगा वो आपका 0.1005 ओम होगा। उम्मीद करते हैं आपको ये भी जो है क्वेश्चन एकदम बढ़िया समझ में आएगा। अगला और बहुत ही इंपॉर्टेंट नियम है प्यारे बच्चों आपका, और आपका बार बार जो है ये भी पूछा जाता है। तो आपका बढ़िया प्रश्न है ये भी कि वैद्युत चुंबकीय प्रेरण में लेंज का नियम क्या है। और प्यारे बच्चों आपका बार बार बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाला प्रश्न है। आप लोग प्रीवियस ईयर का पेपर उठा के देखेंगे तो आपको बार बार ये क्वेश्चन जो है देखने को उस पेपर में मिलेगा। तो आइए देखते हैं आपका वैद्युत चुंबकीय प्रेरण में लेंज का नियम क्या है। तो लिखेंगे आप किसी परिपथ में प्रेरित वैद्युत वाहक बल अथवा प्रेरित धारा की दिशा सदैव ऐसी होती है कि वह उस कारण का विरोध करती है जिससे वह स्वयं उत्पन्न होती है। इसे लेंज का नियम कहते हैं। यानी कि प्यारे बच्चों आपका किसी परिपथ में प्रेरित वैद्युत वाहक बल अथवा जो प्रेरित धारा की दिशा सदैव ऐसी होती है, यानी किसी परिपथ में जो आपका प्रेरित वैद्युत वाहक बल जो होता है और प्रेरित धारा होती है उसकी दिशा सदैव ऐसी होती है कि वह उस कारण का ही विरोध करती है, यानी वह उसी कारण का विरोध करती है जिससे वह स्वयं यानी कि खुद ही उत्पन्न होती है। उसी को आपका लेंज का नियम कहते हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये भी क्वेश्चन एकदम बढ़िया समझ में आएगा कि वैद्युत चुंबकीय प्रेरण में लेंज का नियम क्या है। और आपका जो है ये क्वेश्चन बार बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। अब अगला देखेंगे आपका 1 नंबर में पूछ लिया जाता है कभी कभी कि चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में मात्रक लिखिए। और 1 नंबर में क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिया जाता है, लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में मात्रक लिखिए। तो आपका चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का एसआई मात्रक यानी अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में मात्रक
वेबर प्रति मीटर स्क्वायर अथवा न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर होता है। यानी कि चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का एसआई मात्रक जो होता है आपका वेबर प्रति मीटर स्क्वायर अथवा न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर होता है। तो ये हो जाएगा आपका इसका आंसर। अब अगला वाला प्रश्न है, किसी धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के संबंध में बायोसेट के नियम का उल्लेख कीजिए। यानी कि किसी धारावाही चालक के कारण उत्पन्न जो आपका चुंबकीय क्षेत्र होता है प्यारे बच्चों, उसके संबंध में बायोसेट का नियम का उल्लेख करने के लिए पूछा है। ये आपको सिर्फ उल्लेख करने के लिए 1 नंबर में ऐसे देगा। आपको इसका डेरिवेशन भी पूछता है तो उसका भी आपको करा दिया जाएगा, जब दीर्घोत्तरी वाला कराएंगे अभी हाल ही में उसको भी करा देंगे आपको। तो लिखेंगे आप बायोसेट के नियम के अनुसार धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र डेल्टा बी बराबर म्यू नॉट बटे में 4 पाई इंटू आई डेल्टा एल बटे में आर स्क्वायर साइन थीटा। अब ये जो है आपका सूत्र डेरिवेशन के बाद प्राप्त होता है, तो डेरिवेशन भी हम आपको इसका बता देंगे। बाकी आपको 1 नंबर में पूछेगा तो आप इसी प्रकार से जो है लिख देंगे। उम्मीद करते हैं आपको क्लास भी बढ़िया लग रही होगी और क्वेश्चन भी सभी समझ में आ रहेंगे। और आप लोगों को फिर से बता दें कि ये सभी क्वेश्चन आपके महत्वपूर्ण हैं जितने भी बताए जा रहे हैं, और बार बार जो है आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाले प्रश्न हैं। अब अगला देखेंगे आपका, तो दिया है प्रकाश वैद्युत कार्य फलन से आप क्या समझते हैं। यानी कि प्रकाश वैद्युत कार्य फलन जो है प्यारे बच्चों, उससे आप समझते क्या। और प्यारे बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका, ये भी जो है बार बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है कि प्रकाश वैद्युत कार्य फलन जो है उससे आप समझते क्या है, या फिर प्रकाश वैद्युत कार्य फलन को परिभाषित कीजिए। जैसे भी देगा आपका आंसर सभी एक ही प्रकार से लिखेंगे। आप हेडिंग डालेंगे अपने पेपर में इसी प्रकार प्रकाश वैद्युत कार्य फलन, या फिर आप अपने तरीके से भी लिख सकते हैं, लेकिन आपको हेडिंग डालना जरूरी है ताकि एग्जामिनर को पता चले आप किसकी परिभाषा लिख रहे हैं। उसके बाद लिखेंगे वह न्यूनतम प्रकाश ऊर्जा जो किसी धातु पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करने के लिए आवश्यक होता है, उस धातु का प्रकाश वैद्युत कार्य फलन कहलाता है। यानी कि प्यारे बच्चों आपका प्रकाश वैद्युत कार्य फलन क्या होता है कि वह न्यूनतम प्रकाश की ऊर्जा जो किसी धातु पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित करने के लिए, यानी कि वह न्यूनतम प्रकाश की ऊर्जा होती है जो कि किसी भी धातु के इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित करने के लिए आवश्यक होती है, उसी को आपका प्रकाश वैद्युत कार्य फलन कहते हैं। सामान्यतः इसको W से व्यक्त करते हैं, यानी कि प्रकाश वैद्युत कार्य फलन को जो है आपका W से व्यक्त करते हैं। और इसका जो आपका सूत्र होता है W बराबर एच वी नॉट होता है, जहाँ एच आपका प्लांक नियतांक और वी नॉट जो होता है आपका देहली आवृत्ति होता है। तो उम्मीद करते हैं आपको प्रकाश वैद्युत कार्य फलन क्या होता है ये भी आप लोग एकदम बढ़िया समझ में आ गएंगे। इसका सूत्र आप लोगों ने देख लिया, W बराबर एच वी नॉट होता है, जहाँ एच प्लांक नियतांक और वी नॉट आपका देहली आवृत्ति होती है। और इसकी परिभाषा एक बार फिर से देख लेते हैं, वह न्यूनतम प्रकाश ऊर्जा जो किसी धातु पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करने के लिए आवश्यक होता है, उस धातु का प्रकाश वैद्युत कार्य फलन कहलाता है। और इसे जो है आपका W से व्यक्त करते हैं। और प्यारे बच्चों ये भी आपका बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और बार बार आपका बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। वैसे इस क्लास में जितने भी प्रश्न आपको बताए जाएंगे सभी आपके इंपॉर्टेंट हैं और बार बार बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाले ही हैं। अब देखेंगे अगला वाला प्रश्न, तो दिया है सेल के आंतरिक प्रतिरोध से आप क्या समझते हैं। यानी कि जो सेल का आंतरिक प्रतिरोध है उससे आप समझते क्या है। यानी कि सेल का आंतरिक प्रतिरोध को परिभाषित कीजिए, या फिर सेल के आंतरिक प्रतिरोध से आप समझते क्या है। दोनों एक ही बात है, आपको एक ही तरीके से दोनों क्वेश्चन देगा, दोनों का आंसर आपका सेम ही होगा। तो आप लिखेंगे कैसे, जब किसी सेल की प्लेटों को तार द्वारा जोड़ देते हैं तो तार में वैद्युत धारा सेल की धन प्लेट से ऋण प्लेट की ओर तथा सेल के भीतर उसकी पूल घोल में ऋण प्लेट की ओर बहती है। इस प्रकार सेल की दोनों प्लेटों के बीच सेल के भीतर वैद्युत धारा के प्रवाह में घोल द्वारा उत्पन्न अवरोध को सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। यानी कि प्यारे बच्चों का जब किसी सेल की जो है प्लेटों को तार द्वारा जोड़ देते हैं, जब किसी सेल की जो प्लेट होती है उनको तार से जोड़ते हैं तो तार में वैद्युत धारा जो सेल की धन प्लेट होती है, धन प्लेट से ऋण प्लेट की ओर तथा सेल के भीतर उसके घोल में जो है ऋण प्लेट की ओर बहती हैं। और इस प्रकार जो है सेल की दोनों प्लेटों के बीच सेल के भीतर वैद्युत धारा के प्रवाह में घोल द्वारा जो उत्पन्न अवरोध होता है, यानी प्रतिरोध का मतलब अवरोध ही होता है, तो उसी अवरोध को जो है आपका सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। तो यही जो हो जाएगा सेल का आंतरिक प्रतिरोध की परिभाषा। या फिर पूछेगा आपका सेल के आंतरिक प्रतिरोध से आप क्या समझते हैं, तो दोनों का आपका आंसर एक ही होगा। अगला प्रश्न है आपका कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा तथा मात्रक लिखिए। यानी कि वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है प्यारे बच्चों, उसकी परिभाषा लिखना है आपको और उसका क्या लिखना है आपको, मात्रक लिखना है। और ये भी जो है आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बार बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा तथा मात्रक लिखिए। और इसी सूत्र पर जो है आपको कभी कभी न्यूमेरिकल भी पूछ लेता है। तो आइए देखते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा क्या होती है और इसका मात्रक क्या होता है। तो लिखेंगे आप वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल F तथा परीक्षण आवेश Q नॉट के मान की निष्पत्ति को
उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। यानी कि प्यारे बच्चों का किसी वैद्युत क्षेत्र में जो है आपका किसी बिंदु पर यानी किसी भी बिंदु पर जो आपका मान लीजिए यहाँ पर कोई आपका परीक्षण आवेश क्यू नॉट लगा है रखा है, तो इस पर लगने वाले बल तथा परीक्षण आवेश के अनुपात को ही जो आपका क्या कहते हैं इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। और इसे जो है आपका ई से प्रदर्शित करते हैं। यानी कि वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है इसे ई से प्रदर्शित करते हैं। और ई बराबर आपका यफ बटे में क्यू नॉट होता है, जहाँ ई वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, यफ आपका बल है और क्यू नॉट आपका परीक्षण आवेश है। अब देखेंगे इसका मात्रक क्या होता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का, तो एक मात्रक आपका न्यूटन प्रति कूलाम हो जाएगा। यहाँ से देखेंगे बल का न्यूटन होता है और आवेश का आपका कूलाम होता है, तो न्यूटन प्रति कूलाम हो जाएगा। अथवा एक और मात्रक इसका होता है वोल्ट प्रति मीटर। तो दोनों मात्रक जो है आप लोग याद कर लेंगे और वैद्युत क्षेत्र की परिभाषा भी आप लोगों को एकदम बढ़िया से समझ में आ गया होगा। उम्मीद करते हैं आपको क्लास भी बढ़िया लग रही होगी और सभी क्वेश्चन आप लोगों को अब देख रहे होंगे तो आप लोगों को पता चल रहा होगा कि सभी क्वेश्चन आपके महत्वपूर्ण हैं और किस प्रकार बोर्ड एग्जाम में लगातार प्रीवियस में पूछे गए हैं। अगला है समविभव पृष्ठ की परिभाषा लिखिए। यानी कि समविभव पृष्ठ की क्या परिभाषा होती है या फिर समविभव पृष्ठ से आप समझते क्या हैं। किसी भी प्रकार से पूछे आपको एक ही बात है, तो किसी वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह पृष्ठ जिस पर स्थित सभी बिंदुओं पर वैद्युत विभव बराबर हो समविभव पृष्ठ कहलाता है। यानी कि प्यारे बच्चों आपका क्या होता है समविभव पृष्ठ कि किसी विद्युत क्षेत्र में जो है खींचा गया वह पृष्ठ होता है जिस पर स्थित जो सभी बिंदुओं पर वैद्युत विभव क्या होता है आपका बराबर होता है, वही आपका क्या कहलाता है समविभव पृष्ठ कहलाता है। यानी कि वैद्युत विभव में खींचा गया वह पृष्ठ यानी माफ करिए वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह पृष्ठ जिस पर आपका सभी बिंदुओं पर वैद्युत विभव क्या होता है बराबर होता है, उसी को आपका समविभव पृष्ठ कहते हैं। तो उम्मीद करते हैं आप लोग ये भी समझ गए होंगे कि समविभव पृष्ठ की परिभाषा लिखिए आपका जब भी पूछेगा या फिर समविभव पृष्ठ से आप क्या समझते हैं, तो आपका एक ही बात है। तो आपका इसी प्रकार से आपका 1 या 2 नंबर में क्वेश्चन पूछेगा, आप इतना लिख देंगे तो आपको जो एग्जामिनर पूरे नंबर देगा। अगला है आपका अन्योन प्रेरण गुणांक की परिभाषा दीजिए तथा एक व्यवहारिक उदाहरण भी दीजिए। यानी कि अन्योन प्रेरण गुणांक की आपको यहाँ पर परिभाषा देने के लिए बोल रहा है और इसका जो है आपको एक व्यवहारिक उदाहरण भी दीजिए, यानी इसका जो है आपको एक उदाहरण भी देने के लिए बोल रहा है। तो आइए देखते हैं प्यारे बच्चों का क्या होता है अन्योन प्रेरण गुणांक की परिभाषा। उसके बाद या फिर ऐसे भी पूछ सकता है कि अन्योन प्रेरण गुणांक से आप समझते क्या हैं, दोनों बात एक ही है। तो लिखेंगे आप किन्हीं दो कुंडलियों के बीच अन्योन प्रेरण गुणांक अथवा अन्योन प्रेरकत्व संख्यात्मक रूप से किसी एक कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स ग्रंथिकाओं की संख्या के बराबर होता है, जबकि दूसरी कुंडली में 1 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है। यानी कि प्यारे बच्चों का किसी दो कुंडलियों में जो है के बीच अन्योन प्रेरण हो गुणांक अथवा अन्योन प्रेरकत्व जो है संख्यात्मक रूप से किसी एक कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स ग्रंथिकाओं की संख्या के बराबर होता है, जबकि दूसरी कुंडली में आपका क्या हो रहा हो 1 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है। तो यही आपका अन्योन प्रेरक गुणांक की परिभाषा होती है। अब इसका एक व्यवहारिक उदाहरण आपसे पूछा था, तो इसका व्यवहारिक उदाहरण ट्रांसफार्मर की कार्य प्रणाली हो जाएगी। यानी कि अन्योन प्रेरक गुणांक का आपका एक व्यवहारिक उदाहरण पूछा था, तो आपका ट्रांसफार्मर का कार्य प्रणाली जो है अन्योन प्रेरक गुणांक का एक व्यवहारिक उदाहरण है। अगला है आपका वैद्युत चुंबकीय तरंगों के स्पेक्ट्रमों की आवृत्ति के बढ़ते हुए क्रम में लिखिए। यानी कि प्यारे बच्चों आपका वैद्युत चुंबकीय तरंग के जो स्पेक्ट्रम होते हैं उनकी आवृत्ति को बढ़ते हुए क्रम में जो है आपको लिखने के लिए बोलेगा। और ये भी आपका जो है 1 नंबर या 2 नंबर में क्वेश्चन पूछेगा और बढ़िया प्रश्न है आपका ये भी और बार बार पूछा जाता है। तो आप लिखेंगे रेडियो तरंगे, माइक्रो तरंगे, अवरक्त विकिरण, दृश्य विकिरण, परावैंगनी विकिरण, यक्स किरणें और गामा किरणें, ये जो है आपका वैद्युत चुंबकीय तरंगों के स्पेक्ट्रमों की आवृत्ति के बढ़ते हुए क्रम में ये लिखा गया है। आपका क्या है रेडियो तरंगे सबसे पहले, उसके बाद माइक्रो तरंगे, उसके बाद अवरक्त की विकिरण, उसके बाद दृश्य विकिरण, उसके बाद परावैंगनी विकिरण, उसके बाद एक्स किरणें, उसके बाद गामा किरणें। तो ये आपका हो जाएगा वैद्युत चुंबकीय तरंग के स्पेक्ट्रमों की आवृत्ति के बढ़ते हुए क्रम। तो उम्मीद करते हैं इसको भी आप लोग देख लिए होंगे और सभी क्वेश्चन को प्यारे बच्चों आप लोग बढ़िया से रिवाइज करिएगा, क्योंकि जो आपका 4 से 5 हम ये क्लासेस कराएंगे आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की क्लासेस और 4 से 5 आपका प्रैक्टिस सेट कराएंगे। यानी कि पेपर का आपका जो सेट होता है वो भी इंपॉर्टेंट ही कराएंगे। और इतना 10 अगर क्लासेस आप कर लेते हैं बढ़िया से, तो आप लोग हमारी गारंटी है कि आप लोग एकदम बढ़िया से बढ़िया नंबर अगर इतना रिवाइज कर लेते हैं तो एकदम बढ़िया से बढ़िया नंबर अपने बोर्ड एग्जाम 2025 को जो आपका 6 मार्च का यूपी बोर्ड का फिजिक्स का पेपर होगा उसमें आप बढ़िया से बढ़िया नंबर पाएंगे। अब अगला प्रश्न देखेंगे, एकल गोली पृष्ठ पर प्रकाश के अपवर्तन का सूत्र लिखिए। यानी कि एकल गोली पृष्ठ पर जो है प्यारे बच्चों आपका प्रकाश के अपवर्तन का सूत्र लिखने के लिए आपको गोला है। तो आप लिखेंगे एक गोली पृष्ठ पर प्रकाश के अपवर्तन का सूत्र क्या होगा कि एक गोली पृष्ठ पर प्रकाश के अपवर्तन का सूत्र
यन बटे में भी माइनस 1 बटे में यू बराबर यन माइनस 1 बटे में आर, ब्रैकेट में आपका हो जाएगा। जहां आपका यू जो है पृष्ठ से वस्तु की दूरी होती है, बी आपका पृष्ठ से प्रतिबिंब की दूरी होती है, और यन जो होता है आपका प्यारे बच्चों पृष्ठ द्वारा पृथक पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक होता है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग इसे भी समझ गए होंगे कि एकल गोली पृष्ठ पर प्रकाश के अपवर्तन का सूत्र लिखिए वाला भी कि यन बटे में भी बराबर, माफ करिए, यन बटे में भी माइनस 1 बटे में यू बराबर यन माइनस 1 बटे में आर होगा। जहां यू पृष्ठ से वस्तु की दूरी, बी पृष्ठ से प्रतिबिंब की दूरी और यन पृष्ठ द्वारा पृथक पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक है। अब देखेंगे अपना अगला प्रश्न, और बढ़िया प्रश्न ये भी है प्यारे बच्चों। इस क्लास में वैसे सभी प्रश्न आपको जितने भी बताए जाएंगे सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट होंगे। आपको बार बार क्यों इसलिए बोलते जा रहे हैं, क्योंकि इंपॉर्टेंट प्रश्न नहीं हम आपको बता रहे हैं, क्योंकि पूरा किताब 2 दिन में खत्म करना मुश्किल है। इसलिए हम सिर्फ उन्हीं प्रश्नों को छाट कर लाए हैं आपके लिए जो आपके बार बार बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आपका क्या है अगला प्रश्न, कला संबंध स्रोतों से आप क्या समझते हैं। यानी कि कला संबंध जो स्रोत हैं प्यारे बच्चों उनसे आप समझते क्या हैं, या फिर ऐसे पूछे आपको कला संबंध स्रोतों की परिभाषा लिखिए या फिर कला संबंध स्रोत को परिभाषित कीजिए। बात आपकी एक ही रहेगी, आपको जैसे भी पूछेगा आप लोग एक ही आंसर लिखेंगे आप ऐसे स्रोत जिनके बीच कलांतर समय के साथ नियत रहता है कला संबंध स्रोत कहलाते हैं। यानी कि प्यारे बच्चों का कला संबंध जो स्रोत होते हैं ऐसे स्रोत होते हैं जिनके बीच जो होता है कलांतर समय के साथ क्या रहता है आपका नियत रहता है। यानी कि आपका मेन चीज इसमें क्या है कि ऐसे स्रोत जिनके बीच कलांतर समय के साथ नियत रहता है कला संबंध स्रोत कहलाते हैं। 2 कला संबंध स्रोतों से स्थायी व्यतिकरण प्राप्त किया जाता है। तो ये हो जाएगा आपका कला संबंध स्रोत से आप क्या समझते हैं, या फिर कला संबंध स्रोत की परिभाषा कि ऐसे स्रोत जिनके बीच कलांतर समय के साथ नियत रहता है कला संबंध स्रोत कहलाते हैं। 2 कला संबंध स्रोतों से स्थायी व्यतिकरण प्राप्त किया जाता है। तो ये हो जाएगा आपका कला संबंध स्रोतों की परिभाषा, या फिर इससे आप समझते क्या हैं। अगला वाला प्रश्न है कि प्रकाश के विवर्तन से आप क्या समझते हैं, या फिर प्रकाश के विवर्तन की परिभाषित कीजिए, या फिर प्रकाश के विवर्तन की आप परिभाषा लिखिए। तो आप लिखेंगे जब प्रकाश किरणें किसी पतली स्लिट द्वारा किसी तीक्ष्ण अवरोध पर पड़ती हैं तो वे स्लिट अथवा अवरोध के किनारे की ओर आंशिक रूप से मुड़ जाती हैं। प्रकाश तरंगों की इस प्रकार से मुड़ने को प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। यानी कि प्यारे बच्चों आपका प्रकाश की किरणें, यानी जब प्रकाश की किरणें क्या होती हैं किसी पतली स्लिट, यानी कोई पतली स्लिट है अथवा किसी तीक्ष्ण अवरोध पर पड़ती हैं तो वे जो है स्लिट अथवा अवरोध के किनारों की ओर क्या होती हैं थोड़ी सी आंशिक रूप से या फिर थोड़ी सी मुड़ जाती हैं। और प्रकाश तरंगों की इस प्रकार से मुड़ने को प्रकाश का आपका क्या कहते हैं विवर्तन कहते हैं। तो यही जो हो जाएगा आपका प्रकाश की विवर्तन की परिभाषा हो जाएगी। यानी कि जब प्रकाश किरणें क्या होती हैं किसी पतली स्लिट अथवा किसी तीक्ष्ण अवरोध पर पड़ती हैं तो वे क्या होती हैं स्लिट अथवा अवरोध किनारे को आंशिक रूप से यानी थोड़ी सी क्या होती है मुड़ जाती हैं आपका। और प्रकाश तरंगों की इसी प्रकार की जो घटना यानी मुड़ने की जो घटना होती है इसी को जो है आपका प्रकाश का क्या कहते हैं विवर्तन कहते हैं। तो उम्मीद करते हैं आप लोग ये भी समझ गए होंगे कि प्रकाश का विवर्तन क्या होता है। अगला है आपका नाभिकीय बल का अर्थ समझाइए। यानी नाभिकीय बल जो है प्यारे बच्चों उसका आपको अर्थ समझाना है। और ये भी जो आपका 1 या 2 नंबर का पूछा जाता है और बेहतरीन प्रश्न है और बार बार पूछे जाने वाला प्रश्न है। किसी नाभिक के भीतर उपस्थित वे बल जो न्यूक्लियानों को परस्पर बांधे रहते हैं नाभिकीय बल कहलाते हैं। यानी कि किसी नाभिक के भीतर उपस्थित वह बल होता है जो क्या कहता है न्यूक्लियानों को परस्पर बांधे रखते हैं, उन्हीं को आपका नाभिकीय बल कहते हैं। और बढ़िया प्रश्न है प्यारे बच्चों आपका बार बार पूछा जाता है कि नाभिकीय बल का अर्थ समझाइए, या फिर नाभिकीय बल से समझते क्या हैं, या फिर नाभिकीय बल को परिभाषित कीजिए। तो आपका एक ही बात है कि किसी नाभिक के भीतर उपस्थित हुए बल जो न्यूक्लियानों को परस्पर बांधे रखते हैं नाभिकीय बल कहलाते हैं। अभी आप लोगों को ऐसी भी क्लासेस डेरिवेशन वाले भी कराए जाएंगे। ये मत सोचिएगा कि छोटे छोटे से प्रश्न बताकर आपको छोड़ देंगे। इंपॉर्टेंट नियम की भी एक क्लास कराएंगे और डेरिवेशन वाले भी क्लास कराएंगे जो कि आपके बार बार पूछे जाते हैं, और कुछ दीर्घ के इंपॉर्टेंट प्रश्न है वो भी आपको बताएंगे। तो आप लोगों को बस करना यही कि आप लोगों को 2 दिन एकदम जीतोड़ रिविजन करना है। तो अगला है यन टाइप तथा पी टाइप अर्धचालक में आवेश वाहक कौन होते हैं। यानी कि यन टाइप तथा पी टाइप जो आपका अर्धचालक होते हैं प्यारे बच्चों उसमें आवेश वाहक कौन होते हैं। तो देखेंगे आप यन टाइप में मुक्त इलेक्ट्रॉन तथा पी टाइप में कोटर आवेश वाहक होते हैं। यानी कि यन टाइप जो होता है आपका होता है उसमें जो आपके इलेक्ट्रॉन मुक्त इलेक्ट्रॉन जो होते हैं आपके आवेश वाहक होते हैं, तथा पी टाइप में जो आपके कोटर होते हैं वे आवेश वाहक होते हैं। और आपका कभी कभी बहुविकल्पी में बन जाता है कि यन टाइप में आवेश वाहक कौन होते हैं, तो आपका मुक्त इलेक्ट्रॉन, और पी टाइप में आपके कोटर आवेश वाहक होते हैं।
अगला है आपका पीएन संधि डायोड में अवक्षय परत से आप क्या समझते हैं। और बढ़िया प्रश्न है प्यारे बच्चों, आपका बार बार ये भी बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है कि पीएन संधि डायोड में अवक्षय परत से आप क्या समझते हैं। तो इसको भी आप लोग एकदम ध्यानपूर्वक तैयार करिए, क्योंकि आपका बार बार ये भी बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। पीएन संधि डायोड के दोनों ओर वह परत जिसमें चालनशील आवेश वाहकों की उपस्थिति नहीं रहती अवक्षय परत कहलाते हैं। यानी कि प्यारे बच्चों का पीएन संधि डायोड के दोनों ओर वह परत होती है जिसमें चालनशील आवेश वाहकों की उपस्थिति नहीं रहती है अवक्षय परत कहलाते हैं। तो यही हो जाएगी आपकी पीएन संधि डायोड में अवक्षय परत की परिभाषा। अब देखेंगे अगला, वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक लिखिए। और इसका आपको डेरिवेशन भी बताएंगे, क्योंकि इसका डेरिवेशन भी आपका बार बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। हमने आपको पहले ही कहा था कुछ डेरिवेशन भी आपके इंपॉर्टेंट है, जैसे गॉस का नियम हो गया और आपका बायोसेवर्ट का नियम हो गया और एक आपका ये हो गया। तो आप लोगों को इसका डेरिवेशन भी बताया जाएगा। कभी कभी आपका अति लघुत्तरी में सिर्फ आपको सूत्र लिखने के लिए दे दे रहा है, इसलिए अति लघुत्तरी में भी हमने इसको जोड़ लिया है। तो क्या हो जाएगा आपका वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर 1/4πε0 इंटू P/r³ न्यूटन प्रति कूलाम, जहाँ P वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, R द्विध्रुव से प्रेक्षित बिंदु की दूरी। बाकी इस क्लास में इतने ही प्रश्न थे जिसको हमने आपको बता दिया। बाकी आपको जो है इंपॉर्टेंट नियम और कुछ डेरिवेशन वाले, कुछ न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट आपको आगे आने क्लासेस में बताई जाएंगी। तो आप लोग जो एकदम बस अपनी तैयारी में 2 दिन बढ़िया से रिवीजन करिए। आपको 10 से 12 एकदम ऐसी ही बढ़िया बढ़िया क्लासेस हम आपको करा देंगे, ताकि आपको 6 मार्क्स के पेपर में 1% की भी दिक्कत ना हो। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को क्लास एकदम बढ़िया लगी होगी और आप लोग अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी में एकदम बढ़िया से लगे होंगे।